आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है कि एक देश में एक राजा रहता था जिसके 1600 रानियां थीं, पर उससे उनके बेटा केवल एक ही था। उनका यह बेटा बहुत सुंदर था। राजा अपने इस बेटे की शादी किसी ऐसी राजकुमारी से करना चाहता था जो उसके बेटे जैसा ही सुंदर हो। इत्तेफाक से एक और राजा था, उसके भी 1600 रानियां थीं और एक ही बेटी थी। उस राजा की भी उतनी ही इज्जत थी जितना इसकी थी। जिस राजा का लड़का था, उस राजा के पास एक बहुत ही अक्लमंद और वफादार तोता था। राजा उससे बहुत सारे मामलों में सलाह लिया करता था और उसकी सलाह वह मानता भी था। बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याओं में वो उसकी सलाह लेता था। यही सोचकर इस समय भी उसने अपने तोते को बुलाया और उसको अपनी इच्छा बताई। उसने उससे जाने के लिए कहा और वैसे ही बहू ढूंढने के लिए कहा जैसी बहू वो बेटे के लिए चाहता था। तोता राजी हो गया। उसने राजा से कहा कि वह राजकुमार की पसंद लिखकर उसके पैरों में बांध दे। राजा ने वैसा ही किया और वह वहां से उड़ चला। वह एक पड़ोसी देश में पहुंचा जहां बहुत भारी बारिश हो रही थी, सो उसको एक जंगल में शरण लेनी पड़ी। उसको एक पुराना खोखला पेड़ मिल गया जहां उसे लगा कि वह जगह उसके आराम के लिए ठीक रहेगी। जैसे ही वो उसके अंदर जाने के लिए उड़ा तो उसके अंदर से एक आवाज आई, तुम अंदर नहीं घुसना, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे। सो तोता पेड़ के जड़ के पास एक टहनी उग रही थी, उस पर जाकर बैठ गया और बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगा। इतने में उस खोखली जगह में से एक मैना निकली और आकर तोते के पास बैठ गई। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। इस बीच तोते ने उसको बताया कि वह कहाँ जा रहा है। उनकी यह मुलाकात बहुत अच्छी रही। मैना उस राजकुमारी के लिए, जो अपने पिता की एक ही बेटी थी, बहुत सुंदर राजकुमार की तलाश में वो भी निकली हुई थी। इस राजा की भी 1600 रानियां थीं। तोता बोला, तब तो हमारा राजा ही वो राजा होना चाहिए जिसके बेटे से उस राजकुमारी की शादी होनी चाहिए। तोते ने मैना को राजकुमार की पसंद भी बता दी। सो दोनों राजकुमारी के देश चले गए। जब वे वहां पहुंचे तो महल के एक नौकर ने उसको देखा तो राजा को जाकर बताया कि जिस मैना पर वह बहुत विश्वास करता था वो तो एक तोते के साथ घूम रही है और राजा के हुक्म को तो वह बिल्कुल भूल गई है। जब राजा ने यह सुना तो उसने दोनों चिड़िया को मारने का हुक्म दे दिया। महल के नौकर मैना से जलते थे, इसलिए उन्होंने मैना की बुराई राजा के सामने कर दी। मैना को इस बात का कुछ कुछ पता चल गया था, सो वह ऊपर की खिड़की से उड़ी। उड़ते समय उसने राजा का बेरहम हुक्म सुन लिया था। वह तोते से बोली, आओ, राजा ने हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर हमको मारने का हुक्म दे दिया है। इससे पहले कि राजा के तीर हमको मारे, चलो हम यहाँ से दूर भाग चले। और वे दोनों वहां से दूर उड़ गए। राजा के नौकर उसे मारने गए तो बहुत देर तक ढूंढने पर भी उनको न पा सके, तो अपने आप को तसल्ली देते हुए वापस आ गए कि लगता है कि उन चिड़ियों को शाही हुकुम का पता चल गया है, इसलिए वे किसी सुरक्षित जगह पर चले गए हैं। तोता और मैना ने कुछ दिन तक इंतजार किया ताकि लोग उसको भूल जाएं। फिर उसके बाद वे महल वापस आए और आकर तोता राजा के दाएं घुटने पर और मैना राजा के बाएं घुटने पर जाकर बैठ गए। उन्होंने राजा से पूछा, आप हमको क्यों मारना चाहते थे? हम तो आपके वफादार हैं। वे लोग हमसे जलते हैं, इसलिए उन्होंने आपसे हमारी बुराई की। हम लोग दोनों बड़ी शान वाले उन राजाओं के नौकर हैं जो अक्लमंद भी हैं और अमीर भी हैं। दोनों राजाओं के 1600 रानियां हैं। उनमें से एक के केवल एक ही बेटा है और दूसरे के केवल एक ही बेटी है। इन दोनों राजाओं ने हालांकि एक दूसरे को कभी नहीं देखा है, पर ये दोनों अपने बच्चों की एक दूसरे के बच्चों से शादी करना चाहते हैं। एक राजा को ऐसे ही बहू चाहिए जैसे दूसरे राजा की बेटी है, और दूसरे राजा को वैसे ही दामाद चाहिए जैसा कि दूसरे राजा का बेटा है। देखिए, हम दोनों उन्हीं दोनों राजाओं के नौकर हैं। भगवान की कृपा से हम लोग
आपके राज के बाहर जंगल में मिले थे और अब यह अच्छी खबर लेकर आपके पास आए हैं। यह कहकर तोते ने अपना पैर राजा की तरफ बढ़ा दिया, जिसमें राजकुमार की पसंद लिखी हुई थी। वह सब पढ़कर राजा को आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी। पहले तो उसको चिड़िया पर विश्वास ही नहीं हुआ, फिर दोनों का एक सपना देखकर उसे उन पर विश्वास हो गया। उसने तस्वीर लेकर अपने शाही जनाने खाने में भेज दी और अपने 1600 पत्नियों से कहा कि वे उस तस्वीर को देखकर बताए कि वह अपनी राजकुमारी के लिए उस राजकुमार को पसंद करती है या नहीं। कुछ दिन बीत गए और तस्वीर वापस नहीं आई। राजकुमारी को तो वह तस्वीर इतनी पसंद आई कि वो उसको अपने हाथ में लिए ही रखती थी। खैर कुछ दिन बाद जनाना खाने से जवाब आया कि राजकुमार उन सबको बहुत पसंद है, अब उसकी शादी जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी तो राजकुमार को देखे बिना जी ही नहीं पा रही है। जैसे ही ये जवाब राजा के पास पहुंचा, तो राजा ने तोते को यह कहकर वापस भेज दिया कि वह अपने मालिक से कह दे कि राजकुमार की मनपसंद लड़की मिल गई है और वे 4 महीने के अंदर अंदर शादी के लिए यहाँ आ जाएं। तोते ने आदर के साथ राजा को झुककर नमस्कार किया और अपने देश को उड़ गया। अपने देश पहुंचकर उसने राजा को अपनी यात्रा की सफलता के बारे में बताया। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ही इस शानदार मौके को शानदार तरीके से मनाने का हुक्म दे दिया। राजकुमार के लिए सबसे कीमती और बढ़िया कपड़े बनवाए गए, घोड़े के लिए बहुत शानदार जीन बनवाई गई, सिपाहियों को भी नई और बढ़िया यूनिफॉर्म बनवाई गई। बहुत सारे तरह की भेंट जैसे अनमोल हीरे जवाहरात, बढ़िया कपड़े, मुश्किल से मिलने वाले फल, कीमती मसाले और बढ़िया किस्म के इत्र इकट्ठा किए गए। हर चीज को याद करके इकट्ठा कर लिया गया। महीने जल्दी ही गुजर गए। इतनी तैयारियां करते करते समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। पर अफसोस, शादी के कुछ ही दिन पहले ही राजकुमार का पिता बीमार पड़ गया और मर गया। परिवार वालों के लिए यह एक बहुत बड़ा धक्का था। राजकुमार को अपना जाना टालना पड़ा, क्योंकि ऐसे समय पर वहां जाना उसने अपने पिता का अपमान करना दिखा था। सो उसने कुछ समय तक इंतजार किया। जैसे ही उसके पिता की मौत का अफसोस का समय बीत गया, वो वहां से चल दिया। तोते ने उसको रास्ता दिखाया। राजकुमारी के देश कोई बहुत दूर नहीं था। सो वे जल्दी ही पहुंच गए। राजकुमार ने अपने डेरे महल के पास वाले बागीचे में डाल दिए। अगर राजकुमार उस बागीचे में न घुसा होता तो अच्छा होता, क्योंकि वहां उसका तोता मर गया। उस वफादार चिड़िया को वहां से माली ने मार डाला, क्योंकि वह कुछ खजूर तोड़कर राजकुमार की तरफ फेंक रहा था। जैसे ही राजकुमार के ऊपर ये मुसीबत आई, उसके कुछ देर बाद ही उसने सुना कि राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी की शादी उससे करने से इनकार कर दिया, क्योंकि राजकुमार का पिता मर गया था। बागीचे में डेरा डालने के कुछ ही दिन बाद ही राजकुमारी बाहर सैर करने के लिए अपनी पालकी में जा रही थी कि इत्तेफाक से वह उसी रास्ते में गुजरी जिस रास्ते पर वह बागीचा था। उसने बागीचे पर नजर डाली तो वहां राजकुमार को देखा, तो वह उसे पहचान गई, क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी उसके पास थी। उसने उस समय तो उससे कुछ नहीं कहा और अपनी पालकी ढोने वाले कहारों को वापस महल चलने के लिए कह दिया। उसको अपनी प्रेमी मिल गया था। उसी समय से उसको सब कुछ अच्छा लगने लगा। शाम को खाने के समय उसने अपने खाने में से आधा खाना खाया और बचा हुआ आधा खाना राजकुमार की तस्वीर के साथ राजकुमार को भेज दिया। उसने अपने नौकरानी से कहा कि वह राजकुमार से कहे कि वह उसे खा ले, और अगर वह न खाए तो उसमें अपनी उंगली घुसा दे। नौकरानी ने वैसा ही किया। राजकुमार ने खाना नहीं खाया तो नौकरानी ने उसको खाने की प्लेट में उंगली घुसाने के लिए कहा। जब उसने प्लेट में रखे चावल में अपनी उंगली घुमाई तो वहां उसको अपनी तस्वीर मिल गई। उसने सोचा कि राजकुमारी तो मुझे बहुत प्यार करती है। ऐसा सोचकर उसने अपने हाथ पोंछे और एक चिट्ठी राजकुमारी के नाम लिखी और उसे नौकरानी को देकर वापस भेज दिया।
जब राजकुमारी ने वह चिट्ठी पढ़ी तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की इच्छा ने जोर पकड़ लिया। उसने आधी रात को अपना घोड़ा तैयार कराया, असरफियां से भरा एक थैला लिया और उस बगीचे की तरफ चल दी जहां राजकुमार ठहरा हुआ था। राजकुमार तो उसको देखकर आश्चर्य में पड़ गया। राजकुमारी बोली, तुम आश्चर्य में मत पड़ो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं छिपकर यहाँ तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पिता मुझे तुमसे शादी करने की इजाजत नहीं देंगे। चलो अपना घोड़ा तैयार कर लो और मुझे अपने साथ अपने देश ले चलो। वहां हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। समझे? सो दोनों घोड़े पर सवार होकर राज से बाहर की तरफ चल दिए। कुछ घंटे तक वे काफी तेजी से चलने पर फिर एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गए। अगले दिन सुबह तरोताजा होकर फिर वे अपनी यात्रा पर चल दिए। वे लोग बहुत दूर नहीं गए थे कि उनको घोड़े पर सवार 7 डाकू मिले। राजकुमार बोला, चलो हम तेजी से भाग चलते हैं क्योंकि हम इनसे लड़ नहीं सकते। सो दोनों ने अपने अपने घोड़े को एक लात लगाई और उनको भगा दिया। पर डाकू भी घुड़सवारी में होशियार थे और उनके घोड़े भी अभी अभी निकले थे, थके नहीं थे। सो वे भी उनके पीछे पीछे भाग लिए। राजकुमार बोला, इस तरह भागने से कोई फायदा नहीं है, वे हमारे पास ही आ रहे हैं। अब हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। राजकुमारी बोली, तब हमें उनको डटकर मुकाबला करना चाहिए। कहकर वह अपने जीन पर बैठी बैठी ही पीछे की तरफ मुड़ गई और एक तीर उन डाकुओं पर चलाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इसी तरह से उसने 7 तीर चलाकर 7 डाकुओं को मार डाला। खुशी खुशी वे अपनी यात्रा पर फिर से आगे बढ़ने लगे। उस रात वे आराम करने के लिए एक गांव में रुके। उस गांव में एक जीन रहता था। जीन के एक बेटा था। इसी गांव में राजकुमार और राजकुमारी एक तालाब के किनारे रुक गए। जब वे सो रहे थे, जीन ने अपने बेटे से कहा, तुम जल्दी से जाओ और राजकुमार को तो मार डालो और राजकुमारी, घोड़े और खजाने को यहाँ ले आओ। बेटा यह सुनकर बहुत खुश हुआ। अब उसको खून पीने को मिलेगा। बस उसने अपना काम खत्म किया ही था कि राजकुमारी जग गई। उसने चारों तरफ देखा तो उसको अपना प्रेमी मरा हुआ दिखाई दिया और एक बदसूरत आदमी उसकी लाश के पास खड़ा था। यह देखकर वह डर गई। फिर भी वह हंसकर बोली, अच्छा हुआ तुमने उसे मार दिया। अब तुम मुझे अपने साथ ले चलो और मुझसे शादी कर लो, पर पहले इस मरे हुए शरीर को कहीं गाड़ दो, तब हम यहाँ से जाएंगे। तुरंत ही एक कब्र खोदी गई। उस जीन के बेटे ने राजकुमारी को उसे देखने के लिए बुलाया तो उसने कहा, अरे यह तो बहुत छोटी है, थोड़ी और गहरी खोदो ना। जीन के बेटे ने वह कब्र 1 फुट गहरी और खोद दी। राजकुमारी बोली, यह तो अभी भी छोटी है, थोड़ी और बड़ी करो। जीन के बेटे ने कब्र और चौड़ी की और गहरा खोद दिया। जब वो यह कर रहा था तो राजकुमारी ने उसकी तलवार निकाल ली और उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। अपना बदला लेने के बाद वह फपक फपक कर रो पड़ी। उसका प्रेमी तो मर चुका था। उसने उसकी लाश ली और उसको तालाब के किनारे तक ले गई। अब वह वहां बैठकर रोने लगी। यह उसके लिए बड़े दुख का समय था। उसको लगा कि वह भी मर जाती तो अच्छा था। जब वहां बैठी रो रही थी तो इत्तेफाक से वहां से एक साधु की पत्नी गुजरी। उसको रोते हुए देखकर वह उसके पास रुकी और उससे पूछा कि क्या बात है, वह क्यों रो रही थी। राजकुमारी ने राजकुमार की लाश की तरफ इशारा करते हुए उसे बताया कि वह क्यों रो रही थी। स्त्री बोली, बेटी धीरज रखो, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। तुम यहीं पर इंतजार करो, तब तक मैं वापस लौट कर आती हूँ। यह कहकर वो वहां से चली गई। घर जाकर उस स्त्री ने अपने पति को राजकुमारी का सारा हाल बताया और उससे राजकुमार को जिंदा करने के लिए प्रार्थना की। साधु बोला, अफसोस वह जगह तो शैतान औरत और उसके भयानक बेटे की है। मैं अभी राजकुमारी के पास जाता हूँ और उसको तसल्ली देने के लिए राजकुमार को जिंदा करता हूँ। साधु तुरंत ही राजकुमारी के पास गया तो वह तो सहायता का इंतजार ही कर रही थी।
जो साधु की पत्नी उससे वादा करके गई थी। साधु बोला, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है और मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारा राजकुमार तुमको वापस दूंगा। उसने राजकुमार की लाश का सिर अपने हाथ में लिया और उसका शरीर दूसरे हाथ में लिया और दोनों को जोड़ दिया। दोनों जुड़ गए तो लाश जिंदा हो गई। पहले उसके हाथ पैर हिले, फिर उसने आंखें खोली, फिर ओठ खोले और वह बोल पड़ा। जब राजकुमारी ने यह देखा तो उससे न रहा गया। वह दौड़कर राजकुमार से गले लग गई और खुशी के मारे रो पड़ी। सबके लिए बहुत खुशी का मौका था, यहाँ तक कि उस साधु के लिए भी जिसने उसको जिंदा किया था। उस रात राजकुमार और राजकुमारी किसी दूसरे जगह चले गए। यहाँ राजकुमारी की जान बहुत बड़े खतरे में थी, यहाँ तक कि उस साधु के लिए भी जिसने उसको जिंदा किया है। उसके बाद राजकुमारी और राजकुमार की शादी कर दी और सब अपने राज को खुशी खुशी लौट चले। राजकुमार और राजकुमारी घर को लौटे और वहां वे खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी होती है समाप्त।